जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ड्रीमर्स एडू हब के नीट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चूँकि हम अपने पहले के 2 सेशंस ले चुके हैं अबाउट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अगर आपको ग्रोथ वाला पोर्शन और डेवलपमेंट एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वाला पोर्शन देखना है तो आपको वीडियो की लिंक में मिल जाएंगे। पहले के जो 2 वीडियोस हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के बारे में, जहाँ पर हम 2 हॉर्मोन्स के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं बेटा इथाइलिन के बारे में और दूसरा हम यहाँ पर पढ़ते हैं ABA के बारे में, यानी एबिस्कस एसिड के बारे में। इसका केमिकल नेचर की अगर बात करें तो इथाइलिन का केमिकल नेचर होता है गैसियस, जबकि ABA का हमारा केमिकल नेचर होता है कैरेटिनोइड्स। कैरेटिनोइड्स का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इथाइलिन के बारे में आज पढ़ना शुरू करते हैं। इथाइलिन के बारे में एक बहुत ही मेजर बात यह है कि इथाइलिन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होने के साथ साथ, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर यानी प्लांट ग्रोथ रोकने के साथ साथ प्लांट ग्रोथ की रेगुलेशन का काम भी करता है। तो ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है, अकेला इनहिबिटर नहीं है। चलो, अगर बात करें हम इथाइलिन के बारे में तो पहली बात तो ये कि हाईली इफेक्टिव होता है रूट की राइपनिंग में। हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और यहीं से एक बात निकल के आती है कि जो हमारे राइपेंड फ्रूट होते हैं, जो हमारे राइप फ्रूट्स होते हैं, वहाँ पर हमें मैक्सिमम देखने में मिलता है इथाइलिन। वहाँ पे इथाइलिन की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा? मैक्सिमम होती है। सिंपल गैशियस पीजीआर है, हमने यहाँ पे बात करी कि गैशियस फॉर्म में पाया जाता है और एब्सेशन कोज करता है। causes abscission of fruit, leaves and flowers। फ्रूट, लीव्स और फ्लावर्स तीनों का ही एब्सेशन कोज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका? दैट इज योर इथाइलिन। ये तो एब्सेशन की बात हो गई, लेकिन हमने बात करी थी पहले की क्लास में कि जो फ्रूट है, इस फ्रूट को मैच्योर करवाने में हेल्प करता है आपका जिबरलिन। और जो आपकी लीव्स हैं जिनका एब्सेशन रोकना होगा, या फ्रूट का एब्सेशन अगर रोकना होगा तो उसे कौन रोकेगा बेटा? दैट इज डन बाय जिबरलिन। और अगर फ्लावर लीव्स का एब्सेशन रोकना होगा तो दैट इज डन बाय साइटोकाइनिन। ठीक है, इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी पहले की क्लासेस में। अब जो इथाइलिन है, ठीक है, हमने बोला कि हाईली इफेक्टिव है फ्रूट की राइपनिंग में, लेकिन काम कैसे करता है, कैसे मदद करता है फ्रूट की राइपनिंग में? तो जो इथाइलिन है बेटा, वो फ्रूट की आपकी सेल वॉल के अंदर जाएगा। सेल वॉल के अंदर जाके जो फ्रूट के अंदर स्टार्च पाया जाता है, इस स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देगा सिंपल शुगर्स के अंदर। ब्रेक डाउन होने की वजह से अब स्टार्च क्या हो गया? शुगर्स में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारा फ्रूट स्वीट हो जाएगा। और स्वीट होने के साथ साथ जो हमारा फ्रूट है उसके अंदर से खुशबू भी आने लग जाती है, जिससे हमें पता लग गया कि हमारा फ्रूट क्या हो गया है, पूरी तरह से पक गया है। क्योंकि खुशबू ही तो देखते हो कि हाँ अच्छी खुशबू आ रही, मतलब पका हुआ होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरी की, कि जो हमारा इथाइलिन भैया हैं, इनकी डिस्कवरी कहाँ से हुई, किसने करी? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था H.H. कजन। H.H. कजन करके एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, एक बार ना ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे। मेरी शिप की ड्राइंग पे मत जाना, आई नो ये कुछ कटोरे जैसी दिख रही है, लेकिन एक बार ना ये बहुत सारे यहाँ पे डिब्बे रख के, और जो ऑरेंजेस थे, ऑरेंज को, क्या हो रहा है ये, ऑरेंज को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे किसके साथ? बनाना के साथ।
केला के साथ। अब जो बनाना था हमारा वो रो था बेटा, वो कच्चा था, और ऑरेंज राइप था, पका हुआ था। तो अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा कि जो राइप फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है एथाइलिन, और चूंकि एथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है तो उन प्लांट से निकलता भी रहता है। अब हुआ ये, जब इनको सेम कंटेनर में रख के हम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो इन ऑरेंज की वजह से बनाना भी क्या हो गए, ये कच्चे वाले बनाना भी पक गए। यहाँ से हमें पता चला कि कुछ तो था इन पके हुए संतरे में जिसकी वजह से बनाना क्या हो गया, वो भी पक गया, और यहीं से डिस्कवरी होती है हमारे सबसे पहले इथाइलिन की। अब इथाइलिन असल में करता क्या है, जो हमारे राइप फ्रूट्स है वहाँ पे इथाइलिन है। इथाइलिन किसी भी फ्रूट का रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर देता है। रेस्पिरेशन रेट क्या कर देता है बेटा, इंक्रीज, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है। अब अगर रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया यानी फ्रूट जो है बहुत जल्दी से राइप हो जाएगा, और रेस्पिरेशन रेट में इंक्रीज होने को कहा जाता है रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक का मतलब होता है इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट ऑफ, increase in respiratory rate of ripened fruits, that is basically your रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। और ऐसे ही कुछ हुई थी डिस्कवरी हमारे इथाइलिन की। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, इसके फंक्शंस की और बात कर लेते हैं कि जो हमारा इथाइलिन है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो बेटा, अगर फंक्शन की हम बात करें तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे सबसे पहला तो ये हो गया कि एब्सिशन करता है, गिराता है, यानी किस किस चीज़ का, एक तो लीव्स का भी एब्सिशन करेगा, फ्रूट का भी करेगा, और आपके फ्लावर का भी करेगा। ठीक है। दूसरा, राइपनिंग में हेल्प करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स जो हैं हमारे उनको पकाने में हेल्प करता है। तीसरा, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ, हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीड, और उसके अलावा सीड की जो स्वेलिंग होती है, सीड के एक्सेस की स्वेलिंग ऑफ एक्सेस ऑफ योर सीड, एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन, एपिकल हुक फॉर्मेशन। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा इथाइलिन है, एक सेकेंड, वो हेल्प करेगा, ये जो तीन फंक्शन देखे ना बेटा, हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीड, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन, इनको एक साथ में कहा जाता है ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑफ एथाइलिन। इनको हम कहते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑफ एथाइलिन। ठीक है। इसके बारे में आगे चल के थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अगला जो काम है हमारा, दैट इज ब्रेक डॉर्मेंसी, ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड। अगला आपको याद करना है बेटा, जर्मिनेशन ऑफ पीनट, जर्मिनेशन ऑफ पीनट, जो आपके पीनट्स होते हैं उनकी जर्मिनेशन करवाता है, स्प्राउटिंग करवाता है पोटैटो ट्यूमर की, स्प्राउटिंग एंड पोटैटो ट्यूमर। अगला आपको याद भी आएगा ट्यूबर। अगला आपको याद करना है बेटा इंटरनोड एलोंगेशन, इंटरनोड एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। जो राइस है, हमें पता है कि जो राइस के खेत होते हैं उनमें हमेशा पानी भरा रहता है, तो पानी भरा रहता है उसकी वजह से जो पानी के अंदर वाला राइस होता है ना, उसकी इंटरनोड को क्या कर देगा, थोड़ा सा मजबूत करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगला आप याद करेंगे इंक्रीज एब्सॉर्प्शन एरिया ऑफ
इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ रूट्स, रूट्स का एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देगा। अगला आपने याद करना है, इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड मैंगो, पाइनएप्पल और मैंगो दोनों के अंदर ही फ्लावरिंग करवाने में भी हेल्प करता है। अगला फंक्शन याद करेंगे, प्रमोट फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर, फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर, जो आपका कुकुम्बर होता है ना, खीरे होते हैं, उसके अंदर फीमेल फ्लावर्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और लास्ट में आप याद करेंगे, थिनिंग इन कॉटन चेरी, कॉटन चेरी एंड वॉलनट। तो ये सारे जो हैं फंक्शंस है आपके किसके, एथाइलिन के, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा एब्सेशन करेगा लीव्स का, फ्रूट का, फ्लावर का। जो भी पत्ते हैं पेड़ से गिरते हैं या फिर जो फ्रूट गिरता है, फ्लावर गिरता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके एथाइलिन भैया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइपनिंग करवाता है फ्रूट की, जो भी हमारे फ्रूट पकते हैं, और ये फ्रूट की राइपनिंग वाले कंसेप्ट से ही डिस्कवरी शुरू हुई थी किसकी, एथाइलिन जी की, है ना। हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीड, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन। देखो इसके बारे में समझते हैं क्या मतलब है। मान लो कि मैंने ना मिट्टी ली, ये मेरे पास कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में भैया मैंने लगा दिया एक अपना सीड, यहाँ पे मैंने अपना एक सीड लगा दिया। सीड से जो मेरा रेडिकल वाला भाग है वो निकल गया, ठीक है। ऊपर मेरा निकल रहा था प्लेम्यूल वाला भाग, लेकिन हुआ क्या, एकदम से जैसे ही प्लेन्यूल आगे जाने लग गया तो यहाँ आ गया एक पत्थर या एक छोटा सा कोई भी XYZ ऑब्स्टेकल आ गई। अब ये ऑब्स्टेकल आने की वजह से सबसे पहले तो बेटा जो मेरी ये है रेडिकल है, इसका क्या होगा, सबसे पहले ग्रोथ करवाई। ये जो शुरुआत में ग्रोथ हुई किसने करवाई, भैया हमारे जो एथाइलिन भैया हैं उन्होंने करवाई। अब जैसे ही यहाँ पर कोई पत्थर आया तो सबसे पहले तो मेरे पास होगी स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, ये जो ग्रोथ हो रही थी इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, थोड़ा पहले अपने आप को मजबूत करेगा। उसके बाद यहाँ से टकराने के बाद ऐसे तिरछी ग्रोथ करेगा, यानी उसके बाद सेकंड चीज क्या हुई बेटा, हॉरिजेंटल ग्रोथ। और जैसे ही इसे पता चलेगा कि मैं तो पत्थर से दूर आ गया, उसके बाद अपनी एपिकल हुक फॉर्मेशन करके और फिर से एक नॉर्मल जैसे सीड को ग्रो करना था वैसे ही अपनी ग्रोथ करवा लेगा। तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे एपिकल हुक फॉर्मेशन। तो जैसे ही इसने कोई ऑब्स्टेकल देखा ग्रोथ करते टाइम तो इसने ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करा। ट्रिपल रिस्पॉन्स में हमारी तीन चीजें आई, सबसे पहले क्या करा, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस करा, फिर हॉरिजेंटल ग्रोथ कर ली, फिर एपिकल हुक फॉर्म करके और अपनी हाइट को एक नॉर्मल पेड़ के जैसे या एक नॉर्मल सीड के जैसे ग्रो कर लिया। इसी को कहा जाता है ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ एथाइलिन। फिर आता है ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड, सीड की डॉर्मेंसी तोड़ने में हेल्प करेगा। आफ्टर दैट जर्मिनेशन ऑफ पीनट, पीनट के अंदर जो जर्मिनेशन होती है वो एथाइलिन की वजह से ही होती है। स्प्राउटिंग इन पोटैटो ट्यूबर, जो पोटैटो में ट्यूबर्स बनते हैं वो भी इसी की वजह से होंगे, इथाइलिन की वजह से। इंटरनोड एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस, जैसे हम चावल लगाते हैं तो चावल के खेत में तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पानी भर के रखते हैं ना बेटा, तो जो हमारी ये नोड्स है ये तो गल जानी चाहिए, तो इसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ रूट, आपकी जो रूट है उनकी थिकनिंग करके एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देगा। इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड मैंगो, पाइनएप्पल एंड मैंगो में फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसके अलावा फ्लावरिंग तो ये क्यूकुम्बर में भी करता है, लेकिन क्यूकुम्बर में पर्टिकुलरली याद रखना है कि फीमेल फ्लावर्स को लाने में हेल्प करता है। थिनिंग इन कॉटन चेरी एंड वॉलनट, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने ना एक कॉटन का जो हमारे घरों में जो प्लांट लगाते हैं हम कॉटन के, वो प्लांट लिया, ठीक है, और इस प्लांट पे मैंने कुछ फ्लावर्स लगा दिए। यहाँ पे कॉटन के क्या आए हुए हैं, फ्लावर्स आए हुए हैं। अब देखो इसमें जरूरी नहीं है ना बेटा सारे फ्लावर्स जो है वो फिट एंड फाइन होंगे,
तो जो खराब वाले फ्लावर्स हैं उन्हें बोलेगा देख भाई तू तो वैसे भी ठीक हालत में है नहीं, तूने तो वैसे भी 4 दिन बाद मर ही जाना है, लेकिन 4 दिन तक तो जो न्यूट्रिशंस का यूज करेगा उसका क्या, तो सुन एक डील करते हैं, तू आज ही मर जा और अपने न्यूट्रिएंट्स क्या कर बाकी फ्लावर्स को दे दे, कम से कम बाकी फ्लावर तो अपनी ज़िंदगी सुख शांति से जी लेंगे, तेरे चक्कर में उनको प्रॉब्लम क्यों हो। तो इसलिए यहाँ पे जो भी खराब वाले फूल होंगे या जो थोड़े कम ग्रोथ वाले फ्लावर्स होंगे उनको गिरा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, बाकी जो अच्छे वाले हेल्दी वाले फ्लावर्स थे वो हमें एक अच्छा फ्रूट दे पाएंगे। ऐसा ही चेरी और वॉलनट में भी होता है, इसी को कहा जाता है थीनिंग। ठीक है, अब इसके लिए भी एक ट्रिक याद कर लेते हैं क्योंकि हम अपनी प्रथा तो छोड़ ही नहीं सकते। ट्रिक याद करते हैं इथाइलिन के लिए, तो इसकी ट्रिक होगी थिन साइंटिस्ट एब्जॉर्ब्स पीसीएम। थिन साइंटिस्ट क्या करता है, पीसीएम को एब्जॉर्ब कर लेता है। पुलाव टू राइपन, PCM पुलाव to ripen, PCM flower to ripen ebbs and break doors, to ripen ebbs and break doors। ठीक है, अब ब्रेक डोर्स से आपको याद करना है ब्रेक करेगा डोरमेंसी को। इसमें ट्रिपल रिस्पॉन्स नहीं है तो ट्रिपल रिस्पॉन्स को अलग से याद कर लेना, जिसके अंदर हमारी 3 चीजें आई थी है ना, हॉरिजेंटल ग्रोथ, एक्सिस की स्वेल्विंग और एपिकल हुक फॉर्मेशन, वो याद कर लेना। थिन से याद करोगे आप थीनिंग इन चेरी, कॉटन एंड वॉलनट। ठीक है, पुलाव से आप याद करेंगे बेटा पीनट, आलू, और एक चीज और क्या थी, पीनट आलू के अलावा तीसरा क्या था बेटा, तीसरा था राइस। क्योंकि पुलाव कैसे बनते हैं, राइस के अंदर आलू डालते हैं और हम थोड़े मॉडर्न लोग हैं तो पीनट भी डाल लेंगे। अब पीनट में क्या करवाता है, पीनट में तो करवाता है जर्मिनेशन। आलू में क्या करवाता है, पोटैटो ट्यूबर की ग्रोथ करवाता है। और राइस में क्या करवाता है, इंटरनोड एलोंगेशन करवाता है। राइपनिंग से आप याद करेंगे फ्रूट की राइपनिंग करवाता है। ठीक है, उसके अलावा आपका रह गया पीसीएम, तो पीसीएम से याद करेंगे फ्लावरिंग करवाता है पाइनएप्पल में, मैंगो में, क्यूकम्बर में। पाइनएप्पल, क्यूकम्बर एंड आपका मैंगो, इन तीनों में क्या करवाता है बेटा, फ्लावरिंग करवाता है। एब्जॉर्ब से आपको याद करना है एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ फ्रूट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ रूट को क्या कर देगा भैया, इंक्रीज कर देगा। और ABS से याद रखेंगे एब्सिशन, किस किस चीज का एब्सिशन करवाता है, फ्लावर का भी करवाता है, फ्रूट का भी करवाता है एंड लीव्स का भी करवाता है। इसी के साथ आपका एथाइलिन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब चलो एथाइलिन की NCERT पढ़ लेते हैं जरा। देखो, इथाइलिन इज सिंपल गैसियस PCR, सिंपल गैसियस PGR है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेंसेशन एंड राइपनिंग फ्रूट। जो बुढ़ापा आ गया है जिस टिश्यू में और जहाँ पे फलों की राइपनिंग हो गई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में पाया जाता है एथाइलिन। इन्फ्लुएंस ऑफ एथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग की हॉरिजेंटल ग्रोथ करवाएगा, स्वेल्विंग ऑफ द एक्सेस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग। और इन्हीं तीनों को क्या कहा जाता है बेटा, इन्हीं को कहा जाता है ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑफ एथाइलिन।
ठीक है। उसके बाद एथाइलिन प्रमोट सेंसेशन एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर। लीव्स, फ्लावर और फ्रूट तीनों याद रखोगे, तीनों में क्या करवाता है, सेंसेशन भी करवाता है और एब्सिशन भी करवाता है। एथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, इट एनहेंस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, और इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, इथाइलिन सीड और बड की डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है। इनिशिएट करता है जर्मिनेशन इन पीनट, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड या पिट्योल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। इट हेल्प लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। Ethylene also promote root growth and root hair formation, thus helping plant to increase their absorption of surface. Ethylene is used to initiate flowering and for synchronizing of fruit set in pineapple. Pineapple में flowering, pineapple के साथ साथ mango में भी flowering करवाता है और उसके साथ साथ cucumber में भी flowering करवाता है. Ethylene regulates so many physiological process. It is one of the most widely used PCR in agriculture. इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है एग्रीकल्चर में. The most widely used compound as a source of ethylene is एथेप्टोन. एथेप्टोन क्या है बेटा? एथेप्टोन एक तरह का एथाइलिन है, बेसिकली कंसनट्रेटेड एथाइलिन कह सकते हो, जिसे हम पेड़ पौधों पर स्प्रे कर देते हैं और ये धीरे धीरे क्या करेगा, पेड़ पौधों की ग्रोथ में हेल्प करता रहेगा, धीरे धीरे फलों को पकाता रहेगा. Ethepone is an aqueous solution in radially absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly. Ethepone hasten fruit ripening in tomato and apple and accelerate abscission in flower and fruit. Thinning of cotton, cherry and walnut. जो thinning of cotton, cherry and walnut है वो एथाइलिन का ही aqueous solution एथेपोन वो करवाता है. टोमेटो में और एप्पल में फ्रूट की राइपनिंग करवाता है और फीमेल फ्लावर्स करवाता है क्यूकम्बर में, देयर बाय इंक्रीजिंग द इल्स. इसी के साथ आपका इथाइलिन हुआ कंप्लीट. अब बात करते हैं हम किसकी, एबिस्कस एसिड की. चलिए आगे बात करते हैं हमारे एबिस्कस एसिड के बारे में. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम एबिस्कस एसिड के बारे में. एबिस्कस जिसे हम ABA के नाम से भी जानते हैं और इसका केमिकल नेचर क्या है, कैरोटेनॉइड डेरिवेटिव होता है और इट इज अ टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर. प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है एक तरह का. यहाँ पे तो मैंने कुछ नया बताया ही नहीं, ये तो बेसिक सी बातें हैं. बोलोगे मैम ये बातें तो हमें पता है, कुछ नया बताओ. तो नया बताने के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ. इसके बारे में लिखेंगे, इसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि प्लांट के अंदर जब स्ट्रेस होगा ना तो वहाँ पे यही रिलीज होता है. ठीक है. उसके अलावा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए भी भैया ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी करवाते हैं. इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं, जैसे एक्शंस को रोकते हैं. स्टॉप कह सकते हो या रिड्यूस कह सकते हो. रिड्यूस एक्शंस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स. और ग्रोथ रेगुलेटर में भी अगर आपसे स्पेसिफिकली कोई पूछ ले तो आपको स्पेसिफिकली नाम लेना है जिबरलिन का. भैया को जिबरलिन से खतरनाक वाली दुश्मनी है. ठीक है. उसके बाद आपको याद करना है कि सीड डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है. देखो सीड डोरमेंसी वाले को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में. तो असल में होता क्या है, जब सीड जर्मिनेट नहीं करता, sometimes seed doesn't germinate even after
even after providing proper conditions for growth, providing proper conditions for germination, excuse me, even after providing proper conditions for germination, तो भी हमारा सीड ग्रो नहीं कर रहा. वो किसकी वजह से होता है बेटा? दैट इज ड्यू टू ABA. अब ये इसकी बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है. देखो कुछ बीज को ना हम ऐसे टाइम पे मान लो गर्मियों में उगा रहे हैं, फिर ढंग से पानी वानी दे नहीं पाते, तो बेचारे बीज ने जर्मिनेशन भी करी और फिर लुढ़क गया. तो एब्सिशन जो सॉरी एब्सिशन नहीं, जो आपका ABA है वो ABA कहता है देखो अभी तुम मेरी बात मान लो और अभी तुम्हें ग्रो करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें कब ग्रो करना है, थोड़ा इंतज़ार रख लो, फिर बहुत सारी बारिश आएगी. फिर क्या आ गया? मॉनसून आ गया. अब मॉनसून में हुई रेनी तो होती है मॉनसून में. अब इस रेन की वजह से जो मिट्टी के नीचे मेरा सीड था, उस सीड से सारा का सारा AB क्या हो जाता है बेटा? वॉश आउट होता है. सारा का सारा AB सीड से बाहर निकल जाएगा और अब सीड की डोरमेंसी ब्रेक होके सीड क्या कर लेगा? ग्रोथ कर लेगा. अब एक बात बताओ, अगर ये सीड ग्रोथ कर लेता गर्मियों में तो बेचारा फिर जिंदा कैसे रहता? पानी वानी तुम इसे ढंग से देते नहीं, फिर मर जाता, भ्रूण हत्या हो जाती. इसलिए कहता है भाई थोड़ा इंतज़ार कर ले, देख सावधानी अच्छी होती है और जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता है नहीं. तो ये क्या करता है, जब प्रॉपर इसे लगेगा कि हाँ अब बीज को ग्रोथ करनी चाहिए, तो अपने आप से ही बोलेगा चलो अब मैं चलता हूँ, है ना. ये था आपका क्या? दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ योर एब्सिशन एसिड हेल्प्स इन ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी या मेकिंग सीड डोरमेंसी. ठीक है, ये था इसका कुछ मेजर फंक्शन. अब आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ABA के बारे में. फंक्शंस ऑफ ABA, कुछ फंक्शंस तो हमने जस्ट अभी पढ़े. देखो बेटा, फंक्शन ऑफ ABA की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सीड डोरमेंसी. क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करता है, सीड डोरमेंसी करता है, उसके अलावा इनहिबिट करेगा सीड जर्मिनेशन को. इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, वैसे ये एक ही बात है, दो अलग अलग बातें नहीं हैं, बट फिर भी अगर बात घुमा फिरा के आ जाए तो तुम इसका जवाब दे पाओ, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग फंक्शन बना दिया. इंक्रीज टॉलरेंस टू स्ट्रेस, तभी तो इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं. इंक्रीज टॉलरेंस टू स्ट्रेस. एब्सेशन ऑफ लीव्स, ये सिर्फ पत्तियों का एब्सेशन करवाएगा. एब्सेशन ऑफ लीव्स, पत्तियों के गिरने में भी मदद करता है. और उसके अलावा लेसन करता है फंक्शंस ऑफ गिबरलिन को. देखो हमने पहले पिछली स्लाइड्स पे ही पढ़ा था कि स्टॉप करेगा या रिड्यूस करेगा एक्शन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर को, जिसका मतलब ये था कि ग्रोथ रेगुलेटर्स के काम को कम कर देगा. और जो काम कम कर रहा है वो स्पेशली किसका कर रहा है बेटा? जिबरलिन का. तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस फंक्शनिंग ऑफ जिबरलिन. ठीक है, तो ये थे इसके कुछ फंक्शंस. अब इसके लिए ट्रिक और याद कर लेते हैं, क्योंकि हम अपनी प्रथा तो छोड़ेंगे नहीं. चलो बेटा, अगर ट्रिक की बात करेंगे तो इसके लिए ट्रिक जो है वो बहुत ही मस्त और बहुत ही खतरनाक है. ट्रिक है ABA फाइट्स GA. ABA फाइट्स ABA fights GA when stressed and closes. When stressed and closes. When stressed and closes doors to stop germ growth. Closes doors to stop germ growth. क्या मस्त ट्रिक नहीं है? ABA फाइट करता है GA से जब स्ट्रेस आ जाता है और सीधे
डोर को क्लोज कर देता है ग्रोथ को रोकने के लिए। अब बहुत ही आसान है, इस ट्रिक को डिकोड करना भी मेरे को सबसे इजी ट्रिक लगती है ये। ABA तो हमारा हो गया ABA एसिड, एबिस्कस एसिड, फाइट करता है GA से, यानी GA को हमेशा क्या करता रहता है, नीचे करने की कोशिश करता है। कब? जब उसे स्ट्रेस आ जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रेस के लिए हमें फाइट करने में हेल्प करता है। क्लोजेस क्या क्लोज करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है। क्यों करता है? ताकि जर्मिनेशन को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे, इनहिबिट या स्टॉप जर्मिनेशन। ठीक है, ये थी इसकी ट्रिक। और इसी के साथ हमारे सारे के सारे जो प्लांट हॉर्मोन्स हैं वो कंप्लीट हो गए। लेकिन बेटा कुछ चीज़ें हमारे सिलेबस से हट गई हैं, जैसे फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन। बट जब तक पेपर हमारे हाथ में नहीं आ जाता तब तक हम यकीन नहीं कर सकते NTA पर कि हमारा पेपर से हट गया है, नहीं आएगा, पढ़ना छोड़ो। इसलिए थोड़ा तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, पढ़ लिया करो ध्यान से। अभी ध्यान से नहीं पढ़ोगे, फिर एक दिन आएगा जब आपके पेपर में 3 दिन बचे होंगे, 4 दिन बचे होंगे, फिर बोलते रहना क्या 3 दिन, 3 दिन तो बहुत कम है रे बाबा, 30 दिन तो दे कम से कम। इसलिए पढ़ लो, अभी पढ़ लो, अभी काफ़ी दिन बचे हुए हैं। टाइम की कदर करनी चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अभी टाइम है तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा अगर हम 10 बातें एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, लेकिन अगर 10 बातें तुमने पढ़ी नहीं तो उसका बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। फिर नंबर कटे तो हम टीचर्स को आके मत बोलना आपने नहीं पढ़ाया था। चलो पहले इसकी NCERT रीडिंग कर लेते हैं बेटा, फिर आगे पढ़ेंगे। बैक, फ्रंट, बैक, बैक, बैक। ओके, यहाँ पे है तुम्हारा एबिस्कस एसिड। हम्म हम्म चलो देखो, एज मैंशनड अर्लियर, एबिस्कस एसिड यानी ABA was discovered for its role in regulating abscission and dormancy. But like other PGR, it also has other wide-ranging effects on plant growth and development. It acts as a general plant growth inhibitor and an inhibitor of plant metabolism. ABA inhibits seed germination को रोकता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को इंड्यूस करेगा, इंक्रीज करेगा टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वैरायटी ऑफ काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। Therefore, it is also called as stress hormone. ABA plays an important role in seed development, maturation and dormancy. By inducing dormancy, ABA helps seed to withstand desiccation and other factor. बताया था ना कि ये गलत काम के लिए नहीं रोकता सीड को ग्रो करने के लिए, सही काम के लिए रोकता है। जैसे जब तुम छोटे थे तुम्हारी मम्मा तुम्हें बाहर नहीं जाने देती थी, ज़्यादा खेलने नहीं देती थी, अच्छे काम के लिए बोलती थी बेटा, मम्मा को दुश्मनी नहीं थी तुमसे। तो ये माँ की तरह ही बिहेव करता है सीड के लिए। ठीक है, in most situation ABA act as an antagonist to GA, मतलब ज़्यादातर situations में ये हमेशा अगेंस्ट खड़ा रहेगा GA के। We may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plant or the other PGR has some role. Such roles could be complementary or antagonist. These could be individualistic or synergistic. There are number of events in life of a plant where more than one PGR interact to affect the event. जैसे dormancy of seed, जैसे buds का abscission, जैसे sensation, जैसे apical dominance, बहुत सारे hormones मिलजुल के काम करते हैं। कहते हैं लड़ाई नहीं करेंगे, अच्छे बच्चे हैं, एक दूसरे का साथ देंगे। Remember, the role of PGR is only one kind of intrinsic control. ये सिर्फ एक तरह का इंट्रिंसिक कंट्रोल है। Along with genomic control and extrinsic factor, they play an important role in plant growth and development. Many of the extrinsic factors such as temperature, light control plant growth and development. Some of such events could be vernalization, flowering, dormancy, seed germination, plant movements, etc. We shall discuss briefly the role of light, temperature, both of them, and the intrinsic factor on initiation of flowering. तो हमारा जो चैप्टर था
वो तो हो गया है कंप्लीट, लेकिन अभी भी हमें नहीं पता वर्नलाइजेशन क्या होती है, हमें नहीं पता अभी भी कि फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है। तो बेटा थोड़ा सा जरा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, ऐसा ना हो कि पेपर में आ जाए और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, फिर सोचो काश थोड़ा पढ़ लेता तो अच्छा होता, काश मैम की बात मान लेता तो अच्छा होता, है ना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं फोटो पीरियोडिज्म की। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देती हूँ। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब है कि जो प्लांट्स लाइट के प्रति, जो अपना लाइट के प्रति जो अपने रिएक्शंस देते हैं उन्हें कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। इसके बेसिस पे प्लांट को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, एक होते हैं आपके शॉर्ट डे प्लांट, और एक होते हैं बेटा आपके डे न्यूट्रल प्लांट। जो कई बार ये पूछ लेता है कि साइट ऑफ फोटोट्रोपिज्म फोटो पीरियोडिज्म क्या होती है, तो आपको जवाब देना है ये होती हैं लीव्स। असल में देखो क्या होता है, मान लो आपके पास ना एक पेड़ था, ठीक है, इस पेड़ पे पत्तियां लगी हुई थी। अब सामने इधर लगाया आपने सूरज, सूरज भैया की रोशनी आई पत्ती पे, रोशनी आई तो ये एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे कहते हैं फ्लोरिजन। फ्लोरिजन नाम का एक हार्मोन रिलीज करा और इस फ्लोरिजन को भेज देगा कहाँ पे, एपिकल मेरिस्टेम पे। कहाँ भेज देगा बेटा, एपिकल मेरिस्टेम, या इसे बड कह सकते हो, मेरिस्टेम पे भेज के, और फिर यहाँ पे इसे बोलेगा कि बेटा फ्लावरिंग करने का टाइम आ गया, चल फटाफट फ्लावर में कन्वर्ट हो जा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास एक फ्लावर, अच्छा सा प्यारा सा। इसी को कहा जाता है फोटो पीरियोडिज्म। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि साइट बताओ फोटो पीरियोडिज्म की, तो जवाब है हमारा लीव्स होती हैं इसकी साइट, ठीक है। अब जरा बात कर लें थोड़े से में फटाफट कि लॉन्ग डे शॉर्ट डे और इनका क्या मतलब है। तो इनका मतलब ये है, लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं, जैसे मैं मान लो मैंने ना एक स्केल लिया, इस स्केल पे मैंने बोला कि नॉर्मली किसी प्लांट को ना 6 घंटे चाहिए, 6 आवर किसके लिए चाहिए, फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। अगर कोई पेड़ बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है कि मेरे को तो ना बहुत ज़्यादा देर तक सनलाइट चाहिए तब ही मैं फ्लावरिंग करूँगा, वरना मैं फ्लावरिंग नहीं करूँगा, ये जो मैंने एक टाइम डिसाइड करा है ना, XYZ कोई भी टाइम हो सकता है, इसे हम कहते हैं बेटा क्रिटिकल पीरियड, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। तो लॉन्ग डे प्लांट का मतलब है, अगर इफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर flowering is more than critical period, अगर जो टाइम फ्लावरिंग के लिए चाहिए वो क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा है तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे का मतलब है कि फ्लावरिंग के लिए मुझको जो टाइम चाहिए सनलाइट का वो क्या है बेटा, लेस है, लेस देन किससे, लेस देन क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड से कम है तो वो शॉर्ट डे प्लांट्स हो जाएंगे, और डे न्यूट्रल वाले बोलते हैं कि हमें नहीं कोई फर्क पड़ता क्रिटिकल पीरियड से, कुछ भी हो क्रिटिकल पीरियड, मेरा मन करेगा तब मैं क्या कर दूंगा, फ्लावरिंग कर दूंगा, और इसी को कहा जाता है बेटा फोटो पीरियोडिज्म। अब एक बात याद रखना, क्रिटिकल पीरियड फॉर डिफरेंट प्लांट्स इज डिफरेंट। अलग अलग प्लांट्स के लिए जो क्रिटिकल पीरियड है वो क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। बस आपको इतनी ही बातें पढ़नी थी अबाउट फोटो पीरियोडिज्म। अब आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, वर्नलाइजेशन के बारे में। चलो तो मैं एक और बात बता दूं, फोटो पीरियोडिज्म को सबसे पहले टोबैको प्लांट पे स्टडी करा था, फर्स्ट स्टडीड FIRST, फर्स्ट स्टडीड ऑन टोबैको प्लांट। सबसे पहले कहाँ पढ़ा गया था इसको, टोबैको प्लांट पर पढ़ा गया था। अब लास्ट में बात कर लेते हैं वर्नलाइजेशन की। वर्नलाइजेशन का मतलब है बेटा रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स टेम्परेचर।
वर्नलाइजेशन का मतलब क्या बताया मैंने अभी अभी, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स टेम्परेचर फॉर व्हाट, फॉर फ्लावरिंग। तो इसकी डेफिनेशन होगी some plants require exposure to low temperature for flowering, low temperature for flowering। और इसी को क्या कहा जाता है बेटा, इसी को कहा जाता है वर्नलाइजेशन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो क्या हुआ, दैट इज कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आप सबको चैप्टर जो है वो क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही क्लासेस के लिए अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए जुड़े हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में किसी अगले चैप्टर के साथ।